अब हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इसमें कॉमन मिल रहा है भाई, यहाँ से अब इधर आना अपने को, ठीक है। इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका रहना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि चलो मैं इसको लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब आगे देखिए यहाँ पे ये जो है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, तो क्या लिखोगे इसको, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ओके, प्लस आपका था a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं, है ना, आगे आपको ध्यान देना, ये आपका 1 हो चुका है, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे फिर दोबारा देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में से अगर देखें तो a2 स्क्वायर अगेन आपका कॉमन है, और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट में रहेगा, वो आपका 1 हो जाएगा। तो मैं चलो इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये वो फॉर्मूला आ चुका है जो हमें फाइंड आउट करना था। सो फाइनली अपना जो रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फाइनली हमारा रिजल्ट बना a इज इक्वल्स टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये वो फॉर्मूला है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से अपन आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केसेस को सोल्व करेंगे। तो ये आ चुका है कि भाई इंटरफेरेंस का जो केस है, तो इंटरफेरेंस में लाइट वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है, और सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनती है, उस रिजल्टेंट लाइट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इससे हम उस रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और A1 A2 उन दोनों लाइट वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है जिनका सुपर इम्पोजिशन हुआ है। अब चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही बनाना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उसकी इंटेंसिटी भी तो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था रिलेशन कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है। सो द इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बिल्कुल वही रिलेशन है। तो उसी रिलेशन को हम यूज करते हुए और जो अपना अगला फॉर्मूला है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा और अपन स्पेस कवर कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए, अब हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बनाना है। तो इंटेंसिटी के लिए देखिए आप, ये अपना इक्वेशन है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस पाई, है ना। अब हमें पता है ना कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, के ए स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो कोई कांस्टेंट होता है ना यहाँ पे। तो ये जो अपनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन बोथ साइड उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2k a1 a2 कोस फाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी को समझते हैं। तो ये के ए स्क्वायर है, ये इंटेंसिटी है रिजल्टेंट जो अपनी वेव बन रही है उसकी इंटेंसिटी, तो इसको मैं लिख देता हूँ आई। और ये के a1 स्क्वायर, ये उस लाइट वेव की इंटेंसिटी हो गई जिसका सुपर इम्पोजिशन हुआ, और ये के a2 स्क्वायर ये उस दूसरी लाइट वेव की इंटेंसिटी हो गई। तो इन दोनों को अपन अलग अलग लिखते हैं, इसको मैं लिखता हूँ I1 और इसको मैं लिखता हूँ I2। भाई I1 I2 उन दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटी है जिनका सुपर पोजिशन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए 2k a1 a2 कोस फाई। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा इसको। चलो मैं इसको अलग से थोड़ा सोल्व करके आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा और कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो अलग से समझ लेते हैं इसको अपन। देखिए ये आपका जो स्टेप है ये क्या है, ये है आपका 2k a1 a2 कोस फाई। दोस्तों मैं इसको लिखूँगा 2 रूट के a1 रूट के a2 कोस फाई, ऐसे लिख सकता हूँ, कहाँ दिक्कत है इसमें। अब इसको हम लिखेंगे क्या, अब जैसा कि हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, के ए स्क्वायर के इक्वल होती है। इंटेंसिटी इक्वल है के ए स्क्वायर के।
अब यहाँ पे ये जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू रूट के ए होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे रूट के इंटू ए उसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आप यहाँ से रिमूव करोगे तो आपका रिजल्ट होगा रूट आई इज इक्वल्स टू रूट के इंटू ए। ये आपका रिजल्ट है। देखिए इस पर आप ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। रूट आई इज इक्वल्स टू रूट के इंटू ए। अब इसके अकॉर्डिंग आप इस रिजल्ट को क्या लिखोगे 2, तो ये है रूट के इंटू ए1, तो ये हो गया i1 रूट i1, ठीक है। और रूट के इंटू ए2 ये हो गया रूट i2 और कोस 5। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है पूरा। तो इस तरह से ये आपका जो रिजल्ट था ना 2k a1 a2 कोस 5, तो इसको आपने क्या लिख देना है 2 रूट i1 रूट i2 कोस 5। तो ये वैल्यू आपको यहाँ लिखना है 2 रूट i1 रूट i2 कोस 5। तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बन के आ चुका है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो उसकी इंटेंसिटी होगी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 कोस 5। इस तरह से दो फॉर्मूले अपने मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू हमने बना लिए हैं। दैट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, so amplitude A is equals to root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos pi, and the intensity of resultant wave I is equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos 5। ये अपने फॉर्मूले आ चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए कौन कौन से पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन से पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होंगे। अब हम उनको समझते हैं। अब ये दो फॉर्मूले जो है अभी तक आए हैं, अब इन पे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। और इसी से हम आगे की जो स्टडी है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो मत जाना, अभी वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है ना, क्योंकि ये इंटरफेरेंस का टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस चल रहा है इसके अंदर। तो थोड़ा अगर थक गए हो तो रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद में वापस वीडियो ऑन कर लेना, लेकिन सो मत जाना, ठीक है। अब देखिए आगे आपका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का अपना फॉर्मूला क्या था भाई, ए इज इक्वल्स टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5। ये रहा बेटा अपना एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या रही, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस 5। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना समरी होगा जो फर्दर आगे अपने डेरिवेशंस में यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये अपना बिल्कुल कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा। अब देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चलो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या होना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड आपका जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा कंस्ट्रक्टिव में। जबकि डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या हो जाना है, डिक्रीज। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A1 माइनस A2 होगा एम्पलीट्यूड, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बनेगा A1 प्लस A2। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको दिमाग लगाना कि फेज डिफरेंस क्या हो जिससे कि एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 बने, और कौन से फेज डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड आपका A1 माइनस A2 बनेगा, वो चीज़ें आपको समझनी है। देखिए अब बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ये जो अपना एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला है, अगर इस एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में ये जो कोस फाई है, अगर मैं लिखता हूँ, अगर ये कोस फाई का वैल्यू आपका +1 रहता है, अगर ये कोस फाई का वैल्यू क्या रहता है, +1 रहता है, तो इस कंडीशन में इफ कोस फाई इज इक्वल्स टू +1, देन इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका डेफिनेटली A1 प्लस A2 बनेगा। अब कैसे बनाए A1 प्लस A2, यार दिमाग लगा लो, कोस फाई +1 हो गया, तो +1 हो गया तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये सिंपली A1 प्लस A2 होल स्क्वायर बनेगा, और ओवर रूट है तो स्क्वायर इंटू 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो गया 1 पावर। तो ये सिंपल सा मतलब है कि अगर कोस फाई का वैल्यू आपका +1 होता है तो जो रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो आपका A1 प्लस A2 हो जाएगा, यानी सिंपल सा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब आप ये सोचिए कि कोस फाई जो है, कोस फाई में ये जो फाई फेज डिफरेंस है, भाई यहाँ पे फाई क्या था, ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस ही तो है। अब आप ये सोचो कि वो कौन कौन से फेज डिफरेंस है जिनके लिए कोस फाई आपका +1 रहेगा। तो यानी कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, देन 2 पाई हो सकता है, देन 4 पाई हो सकता है, देन 6 पाई हो सकता है,
8 पाई हो सकता है। इस तरह से सीरीज बन रही है और इस सीरीज का एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं 2n पाई। क्यों? क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है, cos 6 पाई 1 होता है, cos 8 पाई 1 होता है। सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं ना। तो ये सब जो है मतलब इनमें से कोई सा भी फेज डिफरेंस, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिन लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है, अगर उन लाइट वेव्स के बीच का पाथ फेज डिफरेंस 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, यानी कि 2n पाई एक फॉर्मूला, अगर इनमें से कोई भी फेज डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। ठीक है, तो 2n पाई यानी ये जो 2n पाई मैंने फॉर्मूला बनाया है, इस 2n पाई में जो n के वैल्यू होंगे वो आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? 2n पाई होता है। किसके लिए होता है फेज डिफरेंस 2n पाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई रहेगा। इज इट ओके? अब आपने फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो अब आप पाथ डिफरेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इसका तो अपन ने रिलेशन ऑलरेडी स्टडी कर ही लिया है, मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको बहुत पहले ही बता दी हैं। तो अपन ने पढ़ा था ना पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है। तो जब आपको फेज डिफरेंस पता चल चुका है तो अब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंसेस क्या होंगे वो आराम से आप पता कर ही सकते हो। सो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई? डेल एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस डेल फाई। ये अपना रिलेशन है। अब आपको पता चल चुका है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस तो 2n पाई होता है, तो पाथ डिफरेंस फिर क्या होगा? पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो ये 2 पाई और ये पाई कैंसिल आउट, तो पाथ डिफरेंस आ गया है यहाँ पे n लेमडा। जी बिल्कुल। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब फेज डिफरेंस आपका 0 रहता है तो पाथ डिफरेंस आपका बिल्कुल 0 रहेगा, और फेज डिफरेंस जब आपका 2 पाई रहेगा तो पाथ डिफरेंस रहेगा लेमडा। जब फेज डिफरेंस आपका 4 पाई रहेगा तो पाथ डिफरेंस रहेगा 2 लेमडा। तो इस तरह से दोनों सीरीज अपनी बन चुकी है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। ये नहीं भूलने आपको किसी भी कंडीशन में, दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इज 2n पाई एंड पाथ डिफरेंस इज n लेमडा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या बनेगा बेटा? a1 प्लस a2। और इंटेंसिटी क्या बनेगी? जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस केस में इंटेंसिटी क्या बनेगी? चलो वो भी फटाफट से समझते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 कोस पाई। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस पाई क्या होता है? +1 होता है। तो वो अगर +1 हो जाता है वहाँ पे, तो वो जो रिमेनिंग आपका वैल्यू रहेगा वो एक फॉर्मूला बनेगा। सो i इज इक्वल्स टू रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होता है और इंटेंसिटी हो जाती है रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये आपको अच्छे से ध्यान। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं। भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का वैल्यू आपका -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये cos फाई -1 बनेगा तो फिर ये आपका रह जाएगा a1 माइनस a2। अब इफ cos फाई इज इक्वल्स टू -1 देन जो एम्पलीट्यूड आपका क्रिएट होगा वो होगा बेटा a1 माइनस a2। तो डिस्ट्रक्टिव हो गया फिर ये, तो मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। अब आपको फिर यही दिमाग लगाना कि वो कौन कौन से ऐसे फेज डिफरेंस है जिन फेज डिफरेंसेस के लिए cos पाई आपका -1 रहेगा। तो फेज डिफरेंस सबसे पहले पाई, cos पाई का वैल्यू -1 होता है। यार बेसिक बातें हैं ना, इनको तो अच्छे से आप क्लियर कर लो। नहीं क्लियर हैं तो प्लीज देखो आप। सो cos थीटा साइन थीटा इनके वैल्यू 0 से 180, 0 से 360 तक के, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। तो डेल फाई फेज डिफरेंस आपका पाई, क्योंकि सबसे पहले cos जो होता है -1 कहाँ होता है? cos पाई, यानी cos 180 -1 होता है सबसे पहले। सो डेल फाई का वैल्यू आपका कि फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है, 9 पाई हो सकता है। तो इस तरह से ये बेटा जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला 2n माइनस 1 इंटू पाई, इस फॉर्मूले में जो n के वैल्यू हैं वो n के वैल्यू आपके स्टार्ट होंगे 1 से। ही आपको ध्यान रखना, 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है। जबकि इधर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फॉर्मूला बना था 2n पाई, उसमें n के वैल्यू स्टार्ट हो रहे थे 0 से। ये थोड़ा सा बेसिकली चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है ना। तो ये अपना एक कंक्लूजन बन गया दैट फेज डिफरेंस विल बी 2n माइनस 1 इंटू पाई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अब पाथ डिफरेंस भी पता करना है, फेज डिफरेंस पता चल गया तो पाथ डिफरेंस जैसे इधर फाइंड आउट किया था वैसे ही उस साइड पर फाइंड आउट कर लो। अगेन वही अपना रिलेशन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 इंटू डेल फाई, ठीक है। तो अब आपको फेज डिफरेंस आपके सामने है डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो फेज डिफरेंस है वो आपका 2n-1 इंटू पाई है, पाई कैंसिल हो चुका है, तो पाथ डिफरेंस आपका बेटा जी आ गया 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये वो पाथ डिफरेंस है जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस में आपका सेटिस्फाई होगा। मतलब अब फिर वही देखो, जब आपका फेज डिफरेंस पाई होगा तो पाई फेज डिफरेंस कब होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा इस फॉर्मूले में। तो पाई फेज डिफरेंस जब होता है तो पाथ डिफरेंस आपका लेमडा बाई 2 होगा। जब आपका फेज डिफरेंस 3 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस होगा 3 लेमडा बाई 2। जब आपका फेज डिफरेंस 5 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस होगा 5 लेमडा बाई 2। तो ये सब डिस्ट्रक्टिव वाले केस हैं, सिंपल। सो कोई भी दो लाइट वेव हैं, उन दोनों लाइट वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर फेज डिफरेंस पाई होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो कंस्ट्रक्टिव, अगर फेज डिफरेंस 3 पाई होता है तो डिस्ट्रक्टिव। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई ना, और इसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस, ठीक है। और अगेन वही चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड तो रहेगा आपका a1 माइनस a2 और इंटेंसिटी क्या रहेगी रिजल्टेंट लाइट वेव की। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई क्या रहना है -1, तो ये माइनस रहेगा आपका, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ये बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी है वो बेटा रहेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर फर्दर हम थोड़ा सा आगे चलते, क्योंकि ये बड़ा लेंदी टॉपिक है ना, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक है, ये नहीं समझोगे तो आगे प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होनी है, न्यूमेरिकल्स में मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल इनको समझना है अच्छे से, बोर नहीं होना है, थकना नहीं है। सुना होगा ना, थकना मना, रिवाइटल, पता नहीं कौन सी जो भी रिवाइटल चाय वाय जो भी पीना है पी लो, लेकिन थकना नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे, क्योंकि ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक है मेरा स्टूडेंट यहाँ पे सामने बैठा बैठा सुनता रहता है, मेरा भांजा, वो गाइड कर रहा है मेरे को कि पापा मामा मामा ऐसे मामा पापा जो भी है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि मामा जी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप बीच बीच में कुछ ऐसे टॉनिक दिया करो। तो चलो कोई बात नहीं, जो जैसा बता रहा है उसकी थोड़ी सुननी चाहिए, है ना, माननी चाहिए, बड़ों की भी सुननी चाहिए, छोटों की भी सुननी चाहिए। तो चलो उस अकॉर्डिंग, थके नहीं हो ना, हारे नहीं हो ना, अरे थकना मना, हारना मना, तो बिल्कुल थकना नहीं है, अच्छे से आगे चलना है अपने को, है ना। तो देखो अब आगे अपन समझते हैं इसको, क्यों अब तो ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट अपन कंडीशन ये लेते हैं कि जिन लाइट वेव्स का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है ना, उन लाइट वेव्स की इंटेंसिटी को हम सेम एज्यूम करते हैं, और अगर उन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है, क्योंकि अभी तक तो जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो इस कंडीशन में हमने डिराइव किए थे कि भाई उन दोनों लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट थे, इंटेंसिटीज डिफरेंट थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले बनाए हैं। लेकिन अगर उन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड मैं इक्वल लेता हूं जिनका सुपर इम्पोजिशन होना है, तो फिर तो उनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ अगेन आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम समझते हैं। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए बेटा फटाफट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या रहना बेटा, a1 प्लस a2, इंटेंसिटी क्या होगी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा बेटा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके लिए होगा a इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2, और इंटेंसिटी क्या होगी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। चलो अब अपन जो कंडीशन ले रहे हैं ये है कि इफ़ अगर भाई एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स के इक्वल थे जिनका सुपर इम्पोजिशन होना है, तो मान लेते हैं कि a1 a2 इक्वल है और इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है चलो वो अपन a एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो उनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होगी भाई, I1 I2 भी इक्वल होगा, और चलो उसको अपन I नोड मान लेते हैं। जिन लाइट वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होना है हमने उन दोनों में से हर एक का एम्पलीट्यूड a एज्यूम किया है, दोनों की इंटेंसिटी I नोड अगर है, मतलब सेम अगर है तो बेटा एम्पलीट्यूड तो आपका रहेगा 2a, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड 2a बन जाएगा, और जो इंटेंसिटी बनेगी वो आपकी बनेगी √I नोड प्लस √I नोड होल स्क्वायर।
सो ये आपका क्या हो गया 2√i0 होल स्क्वायर और फाइनली ये हो गया 4i0। इज इट ओके? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड रहेगा 2a और इंटेंसिटी रहेगी 4i0। कब? जब उन दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है तब, और अगर डिफरेंट है तब तो फिर अपन ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं। और डिस्ट्रक्टिव में अपन चलते हैं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अगर इक्वल होते हैं, इफ़ a1 इज इक्वल्स टू a2 मीन्स a, तो भाई रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड तो जीरो हो जाएगा और रिजल्टेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करते हैं। ठीक है ना? चलो इस वीडियो को अपन यहीं फिर स्टॉप करेंगे, फटाफट से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझते हैं और फिर फर्दर आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट में। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपने को प्लॉट करना है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अपन जैसे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे तो अपन इंटेंसिटी शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे या तो हम फेज डिफरेंस लेते हैं या फिर हम लेते हैं पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये या तो हम फेज डिफरेंस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं या फिर हम पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? तो अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस आपको क्लियर है, फेज डिफरेंस आपको क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव के फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आपको क्लियर है, और इंटेंसिटी आपको समझ में आ चुकी है कि अगर मैं उन दोनों लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज को इक्वल एज्यूम करता हूं तो फिर कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी रहेगी 4i0, डिस्ट्रक्टिव में 0 हो जाएगी, यानी कि जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो 0 से 4i0 के बीच में चलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग अपने को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करना है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी यूजेबल है और काफ़ी हमारे काम आता है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में तो बहुत यूज होता है। ठीक है, तो चलो इसके लिए अपन देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस है उस इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसको हम समझते हैं। अब ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसमें हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं बेटा जी? इंटेंसिटी किसकी? रिजल्टेंट लाइट वेव की। और जैसे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे चलो मैं एक बार फेज डिफरेंस लेता हूँ डेल फाई, ये फेज डिफरेंस है और सेम फेज डिफरेंस आपका माइनस डेल फाई इस साइड है। अब जैसे फेज डिफरेंस क्या है? 0। उसके बाद में जैसे फेज डिफरेंस होता है पाई, इसके बाद में अपना होता है 2 पाई, उसके बाद में 3 पाई, उसके बाद में 4 पाई, उसके बाद में आपका फेज डिफरेंस है 5 पाई, नेक्स्ट आपका 6 पाई। तो जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूँ इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। और इस साइड अगर फेज डिफरेंस माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, ये अपने फेज डिफरेंस है। अब कौन से फेज डिफरेंस पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा ये सब तो हम स्टडी कर चुके हैं भाई, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं और आपका ग्राफ बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है? देखिए सबसे पहले 0, जब 0 फेज डिफरेंस होता है तो 0 फेज डिफरेंस पे तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो है 4i0। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे 4i0 है। ठीक है, अब अगर पाई फेज डिफरेंस होता है तो पाई फेज डिफरेंस पे तो भाई क्या होता है अपना डिस्ट्रक्टिव होता है, तो डिस्ट्रक्टिव में तो इंटेंसिटी 0 रहेगी, तो यहीं पे पॉइंट रहेगा। फिर 2 पाई अपना फेज डिफरेंस है नेक्स्ट, तो 2 पाई जो फेज डिफरेंस है उस पर अगेन कंस्ट्रक्टिव होगा, तो कंस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग अगेन आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i0 चली जाएगी। फिर 3 पाई पे अगेन आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, तो अगेन ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर 4 पाई पे अगेन कंस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर 5 पाई पे अगेन इंटेंसिटी 0, 6 पाई पे अगेन मैक्सिमम। इन पॉइंट्स को आपको मीट कर देना है। ठीक है, ये आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा जो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो 4i0 से 0 के बीच में चलता है भाई। ठीक है, इसी तरह से सेम टू सेम आपके इधर यहाँ पे आपका 0 इंटेंसिटी, यहाँ पे 0 इंटेंसिटी, यहाँ पे 0 इंटेंसिटी, बाकी 2 पाई पे ये आपका इंटेंसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो ये भी आपका वेरिएशन भी इस साइड भी वही सेम वेरिएशन चलना है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो सभी वैल्यू हैं ये सभी वैल्यू आपके 4i0 है। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये आपको पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाए, जैसे मैंने तो अभी इसको फेज डिफरेंस के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया है, अगर यही ग्राफ आपसे पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो भाई यहाँ डेल एक्स चलेगा और इधर भी डेल एक्स। तो यार पता है ना आपको, जब 0 फेज डिफरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस 0 होता है। पाई के कॉरस्पॉन्डिंग रहता है λ/2, 2 पाई पे क्या रहता है? लैम्डा, यहाँ पे रहता है 3 λ/2, यहाँ पे रहता है 2। तो बस यही है और क्या है। अगर आपको पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में पूछता है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू शो कर देंगे, ग्राफ तो एज इट इज रहेगा।
तो ये था इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस। काफ़ी लेंदी वीडियो था, आपने इसको वॉच आउट किया, काफ़ी कुछ आपने समझा होगा, ठीक है। तो अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसके हम स्टडी करेंगे, और कुछ ये जो अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया इससे रिलेटेड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।